आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर है मेरा। मेरा नाम गोपेंद्र कुमार सिंह है और मैंने आईटी बीएचयू से बीटेक किया है और ये अड्डा 247 पे क्रैश कोर्स सीरीज में फिजिक्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर है। एंड टुडे वी विल डिस्कस यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का जो टॉपिक है ये एक जनरल टॉपिक है फिजिक्स में, जो कि हर चैप्टर में जहाँ जहाँ भी नई नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगी वहाँ हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करेंगे। एक्चुअली यूनिट्स एंड डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में बेसिकली करते क्या है, हम क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? क्वांटिटीज़ के बारे में। और उन क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं कि आखिर वो क्वांटिटीज़ क्या है, और साथ ही साथ हम लोग उन क्वांटिटीज़ को मेज़र भी करते हैं। तो जैसे उन क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा है, कम है। ये ज़्यादा और कम एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता। ज़्यादा मतलब बताता है कि मतलब ज़्यादा है, कम मतलब थोड़ा है। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जिस क्वांटिटी को भी मेजर कर रहे हैं उसको एक उसके पर्टिकुलर अमाउंट से, फिक्स्ड अमाउंट से कंपेयर करते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, लेंथ का ही एक पर्टिकुलर लेंथ फिक्स कर दिया। जैसे एक स्टिक ले लिया, कभी कभी हम मेजर करते हैं, जैसे ये बोर्ड मेजर करना है, तो बोर्ड मेजर करना है सो कुछ भी स्केल नहीं है अगर आपके पास, सो आप क्या करना शुरू करते हैं? ऐसे मेजर करना शुरू करते हैं, देसी तरीके से। कौन से तरीके से? देसी तरीके से। 2, 3 और ऐसे करते हुए मेजर करते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि भाई इस बोर्ड का जो लेंथ है वो 10 है, तो क्या 10 इंटू दिस वन, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है इसको 1 मान रहे हैं, उसका कितना टाइम्स है इस बोर्ड का लेंथ? 10 टाइम्स है। सो एक्चुअली हमने क्या किया, इस लेंथ ऑफ द बोर्ड को कंपेयर किया एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ से। तो ये जो अमाउंट ऑफ लेंथ जिससे हमने कंपेयर किया इसको, उसी को हम लोग यूनिट लेंथ मानेंगे। यूनिट लेंथ इस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को यूनिट पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करना है तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी नीड टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी विथ a fixed length। एक फिक्स्ड लेंथ से हम कंपेयर करेंगे और उस फिक्स्ड लेंथ से कंपेयर करके बताएंगे कि उस फिक्स्ड लेंथ का कितना गुना है या क्या फ्रैक्शन है उसका, उस पर्टिकुलर लेंथ का। ये तो मैंने लेंथ के बारे में डिस्कस किया। ऐसा आप फिजिक्स के हर क्वांटिटी के बारे में ऐसा ही सेम डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो जो फिक्स्ड लेंथ है जिसे कंपैरिजन करके और हम अपने क्वांटिटी का अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं, वही बोला जाता है यूनिट। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए यूनिट बोला जाएगा उस पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ को जिससे उस क्वांटिटी को मेजर करते वक्त हमने कंपेयर किया है। जैसे मान लो कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 10 मीटर लेंथ को अगर मेजर करते हैं तो मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अगर मीटर में मेजर कर रहे हैं लेंथ को, तो जानते हो 10 मीटर का मतलब क्या है? इट इज 10 इंटू 1 मीटर। मतलब ये जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर का कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है। 1 मीटर का कितने टाइम्स है बेटा? 10 टाइम्स है। तो 10 मीटर का मतलब ये है। कोई बोलता है कि 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर का मतलब है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, या इसको लिखे 1/2 इंटू
1 मीटर, 1/2 इंटू क्या 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर का कितने टाइम्स है बेटा, ये 1 मीटर का आधा है, हाफ है, हाफ ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर इज हाफ अ मीटर। सो ऐसे ही मास हो, टाइम हो, सबको कंपेयर करने के लिए एक यूनिट डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है? यूनिट डिफाइन किया जाता है। सो यूनिट क्या होता है? तो यूनिट एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड वैल्यू होता है किसी क्वांटिटी का, जिससे कंपेयर करके हम उस क्वांटिटी के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं। सो किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूनिट्स यूज करते हैं। सो अब यहां यूनिट्स के बेसिस पे यूनिट्स एंड डायमेंशन, डायमेंशन क्या है ये हम लेटर ऑन आई विल डिस्कस इट कि व्हाट आर द डायमेंशंस। सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बेसिस पे जो क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, उनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक पहला होता है क्वांटिटीज जो हैं, क्वांटिटीज ये 2 तरह के होंगे। एक को हम लोग बोलते हैं बेस या फंडामेंटल, और दूसरा डेराइव्ड। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस क्वांटिटी या क्या बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरे को हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। ये जो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो ऐसी क्वांटिटीज फिजिक्स में जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की कोई आवश्यकता ना हो, उन क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब जैसे मास है, मास अपने आप में कंप्लीट है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब बेस क्वांटिटीज बोले जाते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोले जाते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो डेराइव्ड क्वांटिटीज फिजिक्स में वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। एक और बात, एक और मतलब बेस क्वांटिटीज के बारे में यहां पे बहुत सारे बच्चे झगड़ा भी करने लगते हैं कभी कभी कि सर बेस क्वांटिटी आपने बोला कि किसी और क्वांटिटी के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और आपने मास का एग्जांपल लिया, तो मास को तो हम लिख सकते हैं कि इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास होता है। बिल्कुल होता है, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है। फिर इसको बेस क्वांटिटीज कैसे बोलेंगे? बेस क्वांटिटी क्यों बोलेंगे मास को? लेकिन मास बेस क्वांटिटी है। एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से किसी एक को बाकी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल, एनी वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन बेस क्वांटिटीज का यूज करके, जैसे जो भी बेस क्वांटिटीज हैं उन सब का यूज करके हम फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, या हम बोलेंगे कि फिजिक्स की बाकी जितनी क्वांटिटीज है ना, दोज ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of what? Fundamental quantities, or those all quantities can be derived in terms of fundamental quantities. इसीलिए उनको derived quantities बोलते हैं। एक्चुअली बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, सबको अलग अलग पढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए क्वांटिटीज को 2 बॉक्सेस में, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, एंड सेकेंड क्या? डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, अगेन आई विल रिपीट इट, वो क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जो कि अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी।
दूसरा ये डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं, डिराइव कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब हम आते हैं यूनिट के बारे में। सो यूनिट्स जो हैं ये भी दो तरह के यूनिट्स हैं। एक होगा बेस या फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड। सेम जैसी क्वांटिटीज वैसा इनका यूनिट्स। सो किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उस क्वांटिटी के अमाउंट को एक पर्टिकुलर यूनिट वैल्यू से, उस क्वांटिटी के यूनिट वैल्यू से मेजर करते हैं, उसी को यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे लेंथ को इन जनरल हम लोग मीटर से कंपेयर करते हैं। तो यहां जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स भी दो तरह के हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे या बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो बेस या फंडामेंटल यूनिट्स बोले जाएंगे। डेराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो डेराइव्ड यूनिट्स बोले जाएंगे। तो यहां भी क्लियर है कि जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं दे कैन बी डेराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बेस और द फंडामेंटल यूनिट्स, बेस और द फंडामेंटल यूनिट्स। जो डेराइव्ड क्वांटिटीज या डेराइव्ड यूनिट्स हैं दे कैन बी डेराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, by the help of derived or the base or the fundamental units. So ये base quantities and fundamental, base quantities और fundamental quantities या derived quantities के बीच में difference को represent करता है। तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनके यूनिट्स को बेस या डेराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। ऐसे 7 क्वांटिटीज हैं सिर्फ फिजिक्स में जिनको कि बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं और उनके यूनिट्स को बेस या डेराइव्ड, बेस या फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो यहां तो बच्चों जैसा मैंने बताया कि टोटल जो क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, हम यहां क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो दो तरह की क्वांटिटीज हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स भी होते हैं। तो बेस यूनिट्स होंगे बेस क्वांटिटीज के लिए और डेराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डेराइव्ड यूनिट्स होंगे। क्या मीनिंग है इनका, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो जो बेस क्वांटिटीज हैं टोटल नंबर में 7 है, 7 बेस क्वांटिटीज हैं और वो जो 7 बेस क्वांटिटीज है ये मैंने लिखा हुआ है। ये आप यहां वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद मेरा ये डिस्कशन अब आगे सुनेंगे। तो यहां पे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इनके साथ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं। कभी भी मैं अभी अगर यूनिट की बात करूंगा तो आप एसआई यूनिट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है and any part of world it is well recognized and if you say कहीं पे भी जा करके कि 1 मीटर, तो 1 मीटर के बारे में anybody can understand कि आप 1 मीटर लेंथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 8 kg, so anybody can understand कि आप मास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका कि मास 8 kg है। so इसलिए इसको SI यूनिट हम लोग बोलते हैं। तो SI यूनिट है बेस यूनिट्स। तो ये सबके लिए जैसे मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है और टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल है
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला है। सो ये है बेस यूनिट्स एंड बेस क्वांटिटीज। अब इनके अलावा, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटीज बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं दे आर डेराइव्ड क्वांटिटीज। अगर वो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं तो हम उन डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे वेलोसिटी ले लूं मैं, तो वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, वो लेंथ है, तो मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट होगा। तो दैट इज डेराइव्ड यूनिट। मीटर एंड सेकेंड दोनों कौन से यूनिट्स हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसलिए डेराइव्ड क्वांटिटीज हो गया। ऐसे ही एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, लीनियर मोमेंटम एंड मेनी अदर क्वांटिटीज, इनके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज। लेकिन among all the quantities, 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लेकर के डिराइव नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज हैं भाई? तो वो 2 क्वांटिटीज हैं, एक है एंगल, एंगल मतलब प्लेन एंगल होगा, और एक होता है सॉलिड एंगल। ये 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स को हम डेराइव नहीं कर सकते। एंगल बोलिए क्या होता है? एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ बाई लेंथ कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एंगल का यूनिट होता है, सो एंगल का एसआई यूनिट क्या है बेटा? डिग्री है ना? नहीं, रेडियन है। और ऐसे ही सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है ये लेटर ऑन आप समझेंगे। लेकिन सॉलिड एंगल भी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके यूनिट को डिराइव नहीं किया जा सकता, और इसका जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। और ये जो 2 क्वांटिटीज हैं, ये जो 2 क्वांटिटीज हैं, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटीज? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और इनके यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दीज 2 क्वांटिटीज आर सप्लीमेंट टू द फिजिक्स फॉर द क्वांटिटीज। क्योंकि इन 2 क्वांटिटीज के बिना जो क्वांटिटीज का पूरा जो दायरा है वो अधूरा है, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उसको सप्लीमेंट कर देते हैं इन 2 क्वांटिटी से, और वो कंप्लीट हो जाता है। सारी क्वांटिटीज का जो लिस्ट है वो पूरा हो जाता है। इसीलिए इनको हम कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये बस 2 ही हैं, इनके अलावा और कोई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अवेलेबल नहीं है फिजिक्स में। और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी या तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी या कौन सी क्वांटिटीज? डेराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। तो हम डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस आगे भी, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, चाहे जो भी टीचर पढ़ाएंगे, जो भी नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है उनके यूनिट्स के बारे में ज़रूर डिस्कशन किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ जैसे यूनिट्स हैं, अब लेंथ है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर भी अवेलेबल है, किलोमीटर भी अवेलेबल है एंड मीटर भी अवेलेबल है। लेकिन हम मीटर को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। सो एक्चुअली यूनिट्स के लिए कुछ सिस्टम्स डिस्कस किए गए, जिसमें से हम अपना भी सिस्टम बना सकते हैं। हम डिफाइन कर दें कि भाई इस लेंथ को हम यूनिट मानेंगे, इस मास को हम यूनिट मास मानेंगे, इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम को एक यूनिट मानेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिफाइन आवर ओन सिस्टम। सो पर्सन टू पर्सन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैन बी डिफरेंट, बट कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं और उनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। एक है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से
एंड टाइम को सेकेंड से मेजर करते हैं। दूसरा है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में मास को, ये मीटर है एक्चुअली, दिस इज मीटर लेंथ को, दिस इज kg एंड दिस इज सेकेंड। ऐसे ही SI सिस्टम है। SI सिस्टम एक्चुअली MK सिस्टम में ही कुछ चेंजेस करके एंड फाइनली SI सिस्टम डिफाइन कर दिया गया। तो SI सिस्टम में भी मास को मीटर, लेंथ को मीटर से, मास को kg से और टाइम को सेकेंड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस तरह से हम अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें इंटरनेशनली जो करेंटली हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है SI सिस्टम। और एक और होता है दैट इज FPS सिस्टम, एंड FPS सिस्टम सेज इट इज फुट, दिस इज पाउंड एंड दिस इज सेकेंड। तो इस तरह से दीज आर फ्यू सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो खैर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, वन बाय वन ये डिस्कस होगा एज द टॉपिक में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। जो भी हम लोगों को फॉलो करना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, वो है SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब देखो एक्चुअली है क्या कि पर्सन टू पर्सन, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, सिस्टम ऑफ यूनिट बदल सकता है। तो भाई कौन किस सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात कर रहा है, ये जब तक उसके बारे में एक्सेप्ट दिस फ्यू रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के अलावा अगर कोई सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मैंने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट बता दिया और मैंने बोला कि ये जो बोर्ड का लेंथ है ना वो 200 है, 200 यूनिट है, तो भाई आपके मन में आएगा कि आखिर किस यूनिट के कंपैरिजन में ये 200 है, आखिर आपने कौन सा यूनिट लिया है, ये मुझे हर बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा या हर किसी को बताना पड़ेगा। इसलिए एक डायमेंशनल एनालिसिस शुरू की गई क्वांटिटीज को डिस्कस करने के लिए। और डायमेंशनल क्वांटिटीज में डायमेंशंस हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मास को कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से। सो M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, थीटा और K फॉर टेम्परेचर, I/A फॉर व्हाट, इट इज फॉर करंट। एंड हमारे लिए ये चार ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चार के टर्म्स में हम ऑलमोस्ट सारी डायमेंशनल एनालिसिस कर लेते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में एक्चुअली हम लोग यूनिट के बारे में तो समझ गए। एक्चुअली ये चैप्टर का नाम अगर आप देखें तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस? सो एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पे जो पावर रेज किया जाता है, उन पावर्स को हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। उन पावर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। एंड उन पावर को रेज करके एक जो फॉर्मूला वहां दिखता है उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। फिर से सुनिए, आई विल रिपीट अगेन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, उन पावर्स को ही हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। और उस फॉर्मूले को जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हर बार अब जैसे मान लो कि मास के लिए m यूज कर रहे हैं तो हर बार मास थोड़ी लिखेंगे, इसीलिए सिंबल यूज कर लेते हैं।
तो ये सिंबल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे मान लो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम यूनिट लिखें इसका, तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका SI यूनिट हो गया। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L यूज करेंगे, टाइम के लिए T यूज करेंगे। तो जो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं, ऐसा सिंबल लिख देना, तो इस सिंबल के अंदर कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी, तो ये बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, L बाई T है, तो इसको हम LT-1 लिखेंगे। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। ये 1 ना भी लिखें तो चलेगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स के फॉर्म में डिराइव किया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक फॉर्मूला डिराइव किया है वेलोसिटी के लिए, जो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। उस डायमेंशनल फॉर्मूला में फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर है उनको डायमेंशंस बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी में डायमेंशंस बताइए, तो वेलोसिटी में डायमेंशंस, मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, टाइम का डायमेंशन -1 है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन। फिर से सुनिए, किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स a formula in terms of fundamental quantities which represents a quantity will be known as its dimensional formula, and the power to which the fundamental quantities are raised in the dimensional formula will be called what? Dimensions will be called what? Dimensions. Dimensional formula में फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर रेज किया जाता है वही क्या है, डायमेंशंस है। वही क्या है, डायमेंशंस है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऐसे डिराइव करेंगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल फोर्स ले ले बेटा। इफ आई टेक फोर्स एज एन एग्जांपल, फोर्स क्या होता है, तो दिस इज फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का जो ये डायमेंशन होगा या मास का जो सिंबल है वो m है, इनटू ये वेलोसिटी बाई टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम होता है। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इट इज LT-1 होगा, डिवाइडेड बाई t होगा। इन सब को अगर हम लिखें तो m का पावर 1, l फिर t टू द पावर, ये t-1 है, -2। तो ये फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट बदल सकता है क्वांटिटीज के लिए। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, जैसे वेलोसिटी ही अगर हम ले लें, तो वेलोसिटी के लिए SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, MK सिस्टम में भी यही होगा, CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, FPS में फीट पर सेकेंड हो जाएगा। तो अलग अलग सिस्टम में यूनिट बदल सकता है, लेकिन ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का जो हमने डिस्कस किया था, क्या होगा, LT-1, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम ही रहेगा, लेंथ बाय टाइम होगा। सो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर किसी क्वांटिटी का आपको पता है, तो हम उस डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हम उस क्वांटिटी का किसी भी सिस्टम में यूनिट लिख सकते हैं। वी कैन राइट एन यूनिट इन एनी वन ऑफ द सिस्टम्स। लाइक मान लो कि LT-1 है, अब इससे ये किसका है, वेलोसिटी का, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका फीट पर सेकेंड हो जाएगा।
कोई और भी यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट हो तो उसमें हम इसके यूनिट को लिख सकते हैं। देखो हम बेसिक को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग मोर ऑन द क्वेश्चंस बट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बेसिक्स। दैट बेसिक वी मस्ट बी क्लियर्ड, और ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे बच्चों, मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन में हमने एक अलग टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट कंसीडर किया। जैसे हमने माना कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ लेंथ है और 0.5 kg इज इक्वल टू 1 यूनिट ये लेंथ का है और ये मास का है, एंड इट इज 20 सेकेंड्स इज 1 यूनिट ऑफ टाइम है। जैसा कि मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन जो यूनिट है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है, वो बदल जाता है, बदल सकता है। सो वो हम लोगों ने यहाँ लिखा, दिस इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो पर्सन टू पर्सन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बदल सकता है, तो मैंने एक सिस्टम ऐसा डिफाइन किया और मैंने पूछा कि जो, और एसआई सिस्टम हम लोग जानते ही हैं। मान लो मैं वेलोसिटी का एसआई यूनिट पूछूं तो एसआई यूनिट क्या होगा, सो इट इज मीटर पर सेकेंड होगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि वेलोसिटी के एक एसआई यूनिट और एक वेलोसिटी के इस सिस्टम में यूनिट में क्या रिलेशन है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 SI unit and between SI unit and new unit of first velocity, second फोर्स, इसी तरह से और भी क्वांटिटीज हम लोग ले सकते हैं। और तब ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस करने के बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस पे आएंगे, डायमेंशंस के बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब जैसे वेलोसिटी का एसआई यूनिट है तो 1 एसआई यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड होता है। जानते हो बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं ये 1 मीटर बाई 1 सेकेंड। अब 1 मीटर बाय 1 सेकेंड, अब यहां से ये बताइए कि 1 मीटर का जो लेंथ है नए यूनिट में कितने यूनिट ऑफ लेंथ के बराबर होगा। सो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 मीटर की जगह 1 बाय 10 L0। हम L0 को एक यूनिट मान रहे हैं। L0 इज बेसिकली 1 यूनिट ऑफ लेंथ, लेट्स से इट इज L0, 1 यूनिट ऑफ मास, लेट्स से इट इज M0 एंड दिस इज T0। ऐसा हमने मान लिया। तो L0 इज द यूनिट ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ लेंथ, ठीक। एंड टाइम में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना यूनिट ऑफ टाइम है, तो 20 सेकेंड्स में इतना है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1/20। तो यहां 1 बाई क्या रख दिए 20 T0। सो वी गेट इट इज, इफ यू सॉल्व देन आई थिंक इट इज 2 L0 बाई T0 वी विल गेट 2 L0 बाई क्या T0 वी विल गेट। तो ये है 1 मीटर पर सेकेंड और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट दोनों के बीच में रिलेशन। सो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, इट इज 2 L0 बाई व्हाट T0। ऐसे ही मैंने बोला कि फोर्स को भी आप डिस्कस करिए। तो फोर्स को डिस्कस करने के लिए भी
हम लोग बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ये मैं इरेज कर देता हूँ और फोर्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक आई टेक फोर्स, तो फोर्स के लिए 1 न्यूटन होता है, एज वी ऑल नो अबाउट द यूनिट। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम लोग लिखेंगे 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। कभी भी इस यूनिट का मतलब यही है कि 1 kg का मास अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है। सो यहां 1 kg की जगह क्या रखते हैं बेटा? तो 1 kg की जगह रख देंगे 2, तो 2m0। 1 kg अगर होगा तो 2 यूनिट ऑफ मास होगा। 1 मीटर की जगह क्या रख दें? तो 1/10 L0, और 1 सेकेंड की जगह 1/20 T0, लेकिन इसका स्क्वायर है। अब इसको फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू 1/10 इंटू 20 का स्क्वायर, इट इज m0 L0 डिवाइडेड बाई T0 का स्क्वायर। यही होगा आई थिंक। कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इजी, बस आपको पेशेंस के साथ कैलकुलेशंस करना है। अब इसको सॉल्व करें तो ये 400, ये 800/10, तो आई थिंक 80 आ जाएगा। कैलकुलेशन यू मस्ट चेक, ज़्यादातर सही होगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है। सो कैलकुलेशन को आप रीचेक जरूर करते जाएंगे। दिस इज 400 इंटू 2, 800/10, इट इज 80 m0 L0 बाय T0 का स्क्वायर। सो ये एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मेंस में, जेई मेंस में या नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट आई सपोज, और आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी में मैं अगर आपके लिए कुछ होमवर्क दे दूं तो लिखिए, इफ we define a new system of units, such that 5 meters is equal to 1 unit, 2 kg is equal to 1 unit of mass, and 50 seconds is equal to 1 unit of time, then find the relation between the SI unit and new units of first acceleration, second work, third it is pressure, and fourth Young's modulus. Young's modulus आई थिंक आप 12th पास करने जा रहे हैं, आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में पता होगा। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, एंड अकॉर्डिंगली इसका यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं। बच्चों अब हम लोग आगे डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। उन सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है या डिराइव करना है। फोर्स है, वर्क है, टॉर्क है, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्रेशर, वेवलेंथ, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, चार्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट से लिखते हैं,
वोल्टेज, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हम लोग लिख सकते हैं. वी कैन टेक एन एग्जांपल. सो इन सब का आपको क्या लिखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, लिखना है. और डायमेंशनल फॉर्मूला इन सब का डिराइव करने के बाद हम लोग अब डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करेंगे. तो आप क्या करेंगे? इसको नोट भी कर लेंगे और अपना उचित समय लेके और सब आप ट्राई कर लेंगे. अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, it is for dimensional analysis. ये डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. इस डायमेंशनल एनालिसिस में जो पहला पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिस्कस करता है और वो ये बताता है कि हमेशा सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ही एक दूसरे के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट या एक दूसरे से इक्वेट किया जा सकता है. ध्यान रखना, ऑलवेज सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड टुगेदर और दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर और दे कैन बी इक्वेटेड टू ईच अदर. एक ही तरह की क्वांटिटी, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं. अब जैसे मास को मास से ही ऐड कर सकते हैं, मास को मास से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मास को मास से ही इक्वेट कर सकते हैं. तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिस्कस करता है. आप चाहे तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को लिखिए. ऑलवेज सेम क्वांटिटीज, always same quantities can be added or subtracted or equated to each other एक ही तरह की क्वांटिटीज को हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड, इस डायमेंशनल एनालिसिस में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जैसे हमने साइन थीटा लिया जी, ऐसे ही कॉस थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं. किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं. हमने फॉर एग्जांपल साइन थीटा लिया है. ये जो साइन थीटा है, इस पूरे साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता. इट इज डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस होता है एंड यूनिटलेस भी होता है. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस. तो साइन थीटा अगर इस तरह से, जैसे साइन है, साइन ऑफ एनी क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होता. बिल्कुल सेम तरीके से कॉस का भी, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के लिए भी सेम हम लोग कंसिडरेशन रखेंगे. ये जो थीटा है ना, ये थीटा भी ये डायमेंशनलेस है. ये डायमेंशनलेस है लेकिन इसका यूनिट होता है. जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि एंगल का एक कौन सा यूनिट होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट होता है. सो इसका एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है बेटा. तो साइन थीटा का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, लेकिन थीटा का डायमेंशन तो नहीं होता लेकिन यूनिट एग्जिस्ट करता है. ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए सेम कंसेप्ट वी कैन यूज. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स जो डायमेंशनल एनालिसिस में मैं डिस्कस कर रहा हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, e टू द पावर x, जिसको कि हम लोग एक्सपोनेंशियल
एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्स। तो एज ए होल इस एक्सपोनेंशियल एक्स के लिए हम लोग लिखते हैं इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। और जो x है ये भी बिल्कुल सेम यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल x में e टू द पावर x का ना तो कोई यूनिट होगा, e टू द पावर x टाइप से अगर कुछ भी एक्सप्रेशन है फिजिक्स में तो उसका ना तो कोई यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन होगा। और साथ ही साथ जो पावर x है, x सिर्फ x की बात करें तो वो भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दिस फोर्थ पॉइंट सेज दैट जैसे ln x लिखते हैं या हम इसको log x टू द बेस e बोलते हैं। ln x मतलब log x, लॉगरिदम, लॉगरिदमिक फंक्शंस। ln x या log x इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस या क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। और जानते हो जो x है जिसका लॉग लिया जा रहा है ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस ही होता है। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दीज 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इन 4 पॉइंट्स के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके इन चारों पॉइंट्स को वन बाय वन फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस लिया है मैंने, जो कि पहला जो पॉइंट था उसके लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला पॉइंट क्या था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम काइंड के क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, एक और पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे a, b और c, ये क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी को इक्वेट किया गया है at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, जहां a, b, c कॉन्स्टेंट्स हैं, t टाइम है, तो SI यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, b एंड c को बताना है। सिमिलरली यहाँ फोर्स को इक्वेट किया गया है at प्लस b बाई एक्स से, और यहाँ भी a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है। तो कांस्टेंट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट्स का मतलब ये नहीं है कि वो यूनिटलेस होंगे। कांस्टेंट्स यूनिटलेस डायमेंशनलेस भी हो सकते हैं और कांस्टेंट्स का यूनिट और डायमेंशन भी हो सकता है। अब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है ये, लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है, ठीक। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी भी एक पर्टिकुलर गिवन सबस्टेंस के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जबकि डेंसिटी ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कई सारे डिफरेंट कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका यूनिट और डायमेंशन होता है, और बहुत सारे ऐसे भी कांस्टेंट्स होते हैं जिनका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता। तो कांस्टेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला कांस्टेंट्स हैविंग नो यूनिट नो डायमेंशन, दूसरा कांस्टेंट्स हैविंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहला क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसका जो आंसर या इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो वेलोसिटी को इक्वेट किया गया है किससे? at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से। जानते हो बेटा, ये at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये 3 क्वांटिटीज हैं जिनको ऐड किया गया है और इनको वेलोसिटी से इक्वेट किया गया है। तो जरूर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो at स्क्वायर का होगा, वही bt का होगा और वही क्या होगा? c का होगा। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर हम इसको कंसीडर करें
तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, और a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चाहिए। t का डायमेंशनल फॉर्मूला t² होगा, और तब यहां से a का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो l का पावर तो 1 ही होगा, और t के पावर की बात करें तो t का पावर -3 हो जाएगा। तो ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला है। बिल्कुल सेम तरीके से वेलोसिटी को और bt के साथ इक्वेट करें तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू b इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो यहाँ b इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ से lt-1 ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चाहिए, और t का डायमेंशनल फॉर्मूला एज वी नो ये कैपिटल T होता है। तो यहाँ से b का डायमेंशनल फॉर्मूला इफ यू राइट lt-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? lt-2। और ऐसे ही c का डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही हो जाएगा जो वेलोसिटी का। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, c का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का ही होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एज वी नो lt-1 होता है। होप सारे बच्चों को ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यहाँ कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनका हमें यूनिट और डायमेंशन बताना था। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब यूनिट बताना है। इसका अगर यूनिट बताना है, एल का क्या होता है? मीटर, और पर सेकेंड क्यूब, ये इसका SI यूनिट हो गया। इसका अगर यूनिट बताना है तो इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका C का तो इट इज मीटर पर सेकेंड। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पता चल जाए ना, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके और यूनिट SI यूनिट बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ बना ले रहा हूँ। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जो फोर्स है इट इज इक्वल टू AT से इक्वेट करेंगे, इज इक्वल टू B/x से इक्वेट करेंगे। तो अगर हम A का डायमेंशनल फॉर्मूला या फोर्स का लिखें तो mlt-2 होता है। A का डायमेंशनल फॉर्मूला हम इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो, और T का डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है। A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट कैन बी रिटन एज mlt-3। अगर मान लो तुम्हें यूनिट भी लिखने की आवश्यकता है तो यूनिट m का क्या हो जाएगा? kg, l का मीटर एंड पर सेकेंड क्यूब, ये हो जाएगा इसका SI यूनिट। इसी तरह से b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला या उसका SI यूनिट आपको कैलकुलेट करना हो तो सेम कंसेप्ट, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। यहां फिर से हम लोगों ने 2 और क्वेश्चन लिया, और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने साइन थीटा और एक्सपोनेंशियल x का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, ये जो पॉइंट डिस्कस किया था उसको यहां जस्टिफाई करेंगे हम लोग। तो फोर्स का जो इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये मेरा जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक प्रोटोकॉल समझ जाना है सारे बच्चों को कि आप उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, खुद पहले ट्राई कर लीजिए। क्लास में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, सफिशिएंट टाइम लेकर के बच्चे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, तब फिर टीचर डिस्कस करता है। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो जैसे ही ये आएगा ये स्क्रीन, तो इसको क्या करना है, पहले नोट कर लेना, देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना है ध्यान से, और तब फाइनली उसको ट्राई कर लेना है। तब फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां जो फोर्स है F α/v² sin βx है। अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं, इनके हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताने हैं या ऐसा यूनिट भी बताना हो। तो यहां फोर्स को इक्वेट किया जा रहा है इससे, तो इसका तो कोई यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है, तो जरूर फोर्स का जो
यूनिट और डायमेंशन होगा वो अल्फा बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करेंगे अल्फा बाई किससे, वी स्क्वायर से। चाहे तो हम सिर्फ चूंकि अल्फा का निकालना है तो अल्फा का लिख सकते हैं एफ इंटू वी स्क्वायर, और एफ इंटू वी स्क्वायर जब हमने लिख लिया तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का है, मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर का एल स्क्वायर टी माइनस टू, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल का पावर 3 टी का पावर -4, और अगर यूनिट भी लिखना चाहें तो ये आ जाएगा kg मीटर क्यूब पर सेकेंड टू द पावर 4, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से तो अल्फा का हमें SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों मिल गया, ऑल्दो क्वेश्चन में सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था। यहां साइन बीटा एक्स का ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि साइन बीटा एक्स का कोई यूनिट है नहीं, फोर्स को फोर्स से ही इक्वेट कर सकते हैं। तो फोर्स अगर F LHS में है तो अल्फा बाई वी स्क्वायर भी फोर्स ही होगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन है नहीं, क्योंकि ये रेशियो होता है। बीटा एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो बीटा एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको लिखेंगे m0 l0 t0। जानते हो इसको हम लोग और सिर्फ 1 भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 होना तो उसको 1 ही लिखते हैं। तो m0 l0 t0 ये शो करता है कि कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं है, ये 0 इज द डायमेंशन, तो नो डायमेंशंस। तो यहां बीटा का जब डायमेंशन लिखना है तो बीटा का डायमेंशन 1/x का डायमेंशन होगा, विच इज इक्वल टू l टू द पावर -1, और इसका जब यूनिट लिखना होगा तो मीटर इनवर्स होगा। नेचुरली मीटर इनवर्स विल बी इट्स यूनिट। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, इसको भी अगर हम कंसीडर करें तो इसमें Q0, ये सारा क्वेश्चन लिखा हो, Q0 कांस्टेंट है, R और C कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंसेस हैं, और हमें Q0 का और R और C का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट दोनों ही लिखना है। मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए ताकि डिस्कस कर लूँ मैं। अब यहाँ इसका बोलो कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता, तो Q0 का डायमेंशन वही होगा जो Q का होगा, और Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज क्या होता है I इंटू टी, तो एम्पियर A इंटू टी विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। या इसी को अगर हम यूनिट लिखें तो यूनिट लिखेंगे तो एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसी को हम लोग कूलम्स बोलते हैं, कूलम्स विल बी इट्स SI यूनिट। अब बताओ e टू द पावर -t/RC है, इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता। इसी का नहीं, ये जो पावर है ना, पावर का भी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता। माइनस नेगेटिव साइन का कोई यूनिट और डायमेंशन में ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। तो t/RC एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको 1 लिखेंगे। तो RC का जो डायमेंशन होगा वो वही डायमेंशन होगा जो कि t का होगा, और वो कितना होता है, t होता है। तो डायरेक्टली यहां से आ गया, और इसका जो यूनिट लिखेंगे वो सेकंड होता है, इसको स्मॉल s से लिख देते हैं, ठीक। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई R रेसिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है, तो रेसिस्टेंस का अलग से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, कैपेसिटेंस का अलग से निकाले, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा यही, लेकिन उसमें समय इतना लग जाएगा कि 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में तो छूट ही जाएगा। ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। अगर ये फॉर्मूला याद रहता है बच्चों को तो उसमें ये नहीं दिया रहता है कि ये फॉर्मूला है, वहां पूछा जाता है कि इफ R इज द रेसिस्टेंस एंड C इज द कैपेसिटेंस, if R is the resistance and C is the capacitance, then what is the SI unit and the dimensional formula of R and C? What is the SI unit and the dimensional formula of R and C? यहाँ एक 5वां क्वेश्चन है जिसमें फिर से
एक इक्वेशन है जहां टाइम को इक्वेट किया जा रहा है अल्फा इंटू वेलोसिटी v, ln मतलब लॉग बीटा बाय एफ, जहां एफ फोर्स है, अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। हमें SI यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में भी हम बिल्कुल सिमिलर जो लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे उसी को अप्लाई करेंगे। सी ln x की जगह बीटा बाई एफ है, इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता, तो t का जो ये सॉल्यूशन आंसर लिख रहे हैं, t का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अल्फा इंटू वी के बराबर होगा। तो अल्फा इंटू वी का मतलब यहाँ अल्फा का हमें चाहिए, तो अल्फा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे t बाई वी का होगा बेटा, और t बाई वी का मतलब t होगा एंड डिवाइडेड बाई v का मतलब एल टी माइनस वन होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा देन इट इज एल माइनस वन टी का स्क्वायर, और अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो मीटर का पावर माइनस वन इंटू सेकेंड का स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। तो SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा वी गॉट फ्रॉम दिस स्टेप। ऐसा क्यों किए? t का डायमेंशनल फॉर्मूला इससे क्यों इक्वेट कर दिए? क्यों? क्योंकि ln जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं इनका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए हम ये काम कर पाए। फिर इसके बाद हम अगर देखें तो इसका कोई यूनिट डायमेंशन होता नहीं है, साथ में जिसका लॉग लेते हैं उसका भी यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो बीटा बाय एफ हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। अगर ऐसा है तो बीटा का अगर हम लिखें तो वही होगा जो फोर्स का यूनिट और डायमेंशन होगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें एम एल टी माइनस टू, ये बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, और अगर यूनिट लिखें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट? न्यूटन। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस हुआ जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। हर एक पॉइंट को हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जस्टिफाई करने का कोशिश किया। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यही अप्रोच होना चाहिए आपका। हमने इसको कुछ क्वेश्चन से जनरलाइज करने की कोशिश की है, ठीक। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वन बाय वन। अब हम लोग एक एक करके डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो ये है कि हम किसी भी कांस्टेंट का SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इक्वेशन पता हो तो। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किया, उसमें हम यही काम कर रहे थे। कुछ कांस्टेंट्स थे, उन्हीं का हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, डायमेंशंस कैलकुलेट कर रहे थे। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी सिस्टम में उसके यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक मान लो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो L t का पावर -1 होता है। अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस अगर लिखें तो SI यूनिट में इट इज मीटर पर सेकेंड, या इसी को MK सिस्टम में भी हम लोग बोलेंगे कि इसका यूनिट होगा। मीटर किसके करस्पॉन्डिंग? L के करस्पॉन्डिंग, T⁻⁻1 के करस्पॉन्डिंग पर सेकेंड। अगर इसको CGS, ये किस में है? MKS सिस्टम हम लिख सकते हैं, या यही SI सिस्टम में भी होगा। अगर CGS सिस्टम में लिखें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड किस में है? CGS सिस्टम में है भाई। FPS सिस्टम में अगर हम लिखें तो इट इज फुट पर सेकेंड होगा। दिस इज इन विच सिस्टम? FPS। तो इस तरह से कोई भी सिस्टम डिफाइन कर दिया जाए, कोई नया सिस्टम अगर कोई डिफाइन कर दे और बोले कि लेंथ को L0
से यूनिट लिखेंगे तो एल नॉट, और टाइम को टी नॉट से तो एल नॉट बाय टी नॉट हो जाएगा उसका यूनिट। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम में हम यूनिट लिख सकते हैं अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता हो किसका, किसी भी क्वांटिटी का। तो अगला जो पॉइंट है, दूसरा एप्लीकेशन अगर हम देखें, तीसरा एप्लीकेशन इवन हो जाएगा। पहला तो था कि किसी भी कांस्टेंट का कैसे निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, वो मेथड पहले सीख चुके थे। दूसरा, अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला किसी क्वांटिटी का पता है तो हम किसी भी सिस्टम में उसके यूनिट को लिख सकते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो ये है कि एक फॉर्मूला अगर दिया है तो वो फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, इसको भी हम लोग जज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। हाउ वी कैन जज? यूजिंग कौन सा एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर्मूला सही है या गलत है। कोई भी फॉर्मूला मान लो कि लिखा गया इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने एग्जाम्पल से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल लिया और वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को किससे इक्वेट किए? हाफ mv स्क्वायर। बोलो ये सही फॉर्मूला है कि गलत? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज ही करते हैं तो सही होना चाहिए। बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे जज करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है? तो इसके लिए हम करते क्या है, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब काइनेटिक एनर्जी का, जो कि एनर्जी है तो ml स्क्वायर टी माइनस 2 होगा। किसी भी तरह के एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। RHS में अगर हम लिखें सो इट इज हाफ mv स्क्वायर है, और हाफ mv स्क्वायर है तो 1/2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। तो 1/2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मास का m होगा और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 है। एंड फाइनली इफ यू फाइनली क्लब दिस टू देन इट इज ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। तो बताओ LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छा लग रहा है कि RHS का? कौन ज्यादा अच्छा है? तो आप बोलेंगे कि दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला चूंकि सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, इसको हम किससे? डायमेंशनल एनालिसिस से डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? उसके LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए और उसके RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। अगर दोनों सेम आता है तो फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर रॉन्ग आ जाता, अगर सेम नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि वो जो फॉर्मूला है वो इनकरेक्ट है। अब जो ये थर्ड हम लिखे हैं, मान लो कि मैं बोलता कि ये इक्वेशन प्रूफ करिए कि सही है कि गलत, हाफ mv स्क्वायर। जैसे सॉरी k इज इक्वल टू mv स्क्वायर, हाफ नहीं लिया हमने। इसको चेक करने के लिए मैंने बोला कि भाई इसको आप चेक करके और बताइए कि ये जो फॉर्मूला है वो ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो आप इसको डायमेंशनली चेक करेंगे ना, तो LHS और RHS दोनों का सेम आएगा। तो आप बोलेंगे कि ये तो करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हम ये इक्वेशन यूज करते नहीं है। हम यूज क्या करते हैं? हाफ mv स्क्वायर यूज करते हैं। यहां 1/2 मिसिंग है। तो एक्चुअली है क्या कि हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से जो भी फॉर्मूला करेक्ट प्रूफ करेंगे, हम बोलेंगे कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये गारंटी नहीं है कि वो फॉर्मूला एक्चुअली करेक्ट भी होगा। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जानते हो, एक डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन जरूर इनकरेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट ही है
मैंने LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल नहीं आता, तो हम बोलेंगे कि वो फॉर्मूला कभी सही नहीं हो सकता। कभी कभी आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बड़ा ही अनयूजुअल सा फॉर्मूला दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का ही यूज करते हैं। क्या करते हैं? LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं और देखते हैं कि अगर सही आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है, और नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। बोलो बेटा, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, क्या वो इट मस्ट बी एक्चुअली करेक्ट? नो, it may or may not be actually correct. A dimensionally correct equation may or may not be what? Actually correct. Right? ये एक चीज हो गया। दूसरा, एक डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन must be what? Incorrect. Must be इनकरेक्ट। तो ये कंसेप्ट जो मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। करेक्ट? मान लो कि मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी m²v² है, ये सही है कि गलत है? तो देखने से गलत लगता ही है। तो LHS का क्या होगा? ml²t-2 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। m² मतलब इट इज m², ये मास का स्क्वायर है, v² मतलब l²t⁻², दोनों का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को बोलेंगे कि डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है। और डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है तो हम ये जज करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली कभी करेक्ट हो नहीं सकता। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके और हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके क्या डिराइव कर सकते हैं? फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला यूजिंग विच एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस पॉइंट को भी यहां हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ पॉइंट है जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। चौथा एप्लीकेशन है। सीक्वेंस में अगर हम देखें, पहला एप्लीकेशन क्या था? किसी कांस्टेंट का हमें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा। दूसरा, अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी सिस्टम में इसका यूनिट लिख सकते हैं। तीसरा, हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके और हम ये देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला सही है या गलत है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन मैंने बताया कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि एक डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन जरूर रॉन्ग ही होगा, वो कभी सही हो नहीं सकता। और चौथा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, उससे हम लोग इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और वो है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। लिख लीजिए आप, time period of a simple pendulum depends on length L and it depends on the acceleration due to gravity G and it depends on the acceleration due to gravity G and it depends on the acceleration due to gravity G. Then using dimensional analysis derive its dimensional formula. Then using dimensional analysis derive its dimensional formula. थोड़ा क्लास टाइप का फीलिंग आएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बोला कि आप लिख लीजिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पहले से लिख लेता था, उसमें एक क्लास की फीलिंग पता नहीं कितनी आती होगी। हम लोग जैसे यूज टू है कि क्वेश्चन बोल देते हैं,
लिखवा देते हैं और फिर उसको डिस्कस कर देते हैं। लिखने से होता क्या है कि बच्चा जब लिखता है क्वेश्चन तो उसमें उस क्वेश्चन के बारे में वो सोचना भी शुरू कर देता है लिखते वक्त, और क्या कैलकुलेट करना उसके दिमाग में फीड हो जाता है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, और लिखते ही वक्त वो ये भी मन में डिस्कस करना शुरू कर देता है कि अच्छा इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इसीलिए मैंने एक थोड़ा क्लास की फील के लिए ये क्वेश्चन लिखने को बोला। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए व्हाट वी डू, वी से द टाइम पीरियड L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L के मान लेते हैं X पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, G के Y पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर X, G का पावर Y। बोला L पे डिपेंड करता है, L के किस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये नहीं बताया गया। G पे डिपेंड करता है, G के किस पावर पे ये नहीं बताया गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो T इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K लिखेंगे, L टू द पावर X, G टू द पावर Y। ये जो K है एक यूनिटलेस, लिखना पड़ेगा ये, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्या? K मतलब K का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। ये क्या है? टाइम पीरियड। तो जरूर इस पहले इक्वेशन से, क्योंकि ये अब यही इक्वेशन, इसमें x और y अगर हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर लें तो हमारा इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 मस्ट बी इक्वल टू RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला, l के पावर x का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड g के पावर y का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब इसमें अगर k का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो k का कुछ होता ही नहीं है, तो इट इज 1, या आप लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। l का अगर लिखेंगे तो l का पावर x, g का लिखेंगे तो l t टू द पावर -1 का पावर क्या? y। तो ये इस तरीके से हमने लिखा। फिर इसको अगर इक्वेट करें तो m का पावर तो 0 ही आया, l का पावर आया यहाँ से x, यहाँ से y, तो x प्लस y, और t का पावर अगर हम देखें तो t का पावर -y है, और इधर क्या है? m0, l0, t0, सॉरी नॉट t0, इट इज t1। y? क्योंकि टाइम का डायमेंशन है। अब दोनों साइड हम इक्वेट करेंगे, किसको? डायमेंशंस को। तो डायमेंशंस को दोनों साइड अगर हम इक्वेट करें, इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहां तक बिल्कुल सही सॉल्व किए हैं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, एक्चुअली जो g है, g एक्सेलरेशन है ना, तो t टू द पावर -2 होगा बेटा, तो यहाँ t टू द पावर -2y हो जाएगा। तो एक्चुअली -2y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू कितना? -1/2। वंस y इज इक्वल टू -1/2 तो x इज इक्वल टू -y होगा, इट इज 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो जानते हो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन आएगा वो k l टू द पावर 1/2 g टू द पावर -1/2 होगा, या k अंडर रूट ऑफ l/g होगा। तो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया k अंडर रूट ऑफ l/g है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से ये फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो k का वैल्यू, जो ये k है उसको हमने बोला है, हमने एज्यूम किया है k, और ये हमने बोला है कि एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इस k के वैल्यू के बारे में ये डायमेंशनल एनालिसिस कुछ बताता नहीं है। अगर आपको इस फॉर्मूला के बारे में पहले से पता है तो यहां आप लिख सकते हैं वेयर एज वी नो इट इज अ वेरी फेमस इक्वेशन, जो k का वैल्यू होता है वो 2 पाई होता है। एक्चुअल जो फॉर्मूला आता है वो टाइम पीरियड का, वो ये फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या? l/g।
2 पाई अंडर रूट ऑफ वॉट L बाय जी। तो ये है टाइम पीरियड का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड विच वी हैव derived and the method which I have explained to derive an equation using कौन सा analysis, dimensional analysis। अब लास्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक क्वेश्चन, और एक्चुअली इसलिए क्योंकि वो भी इसी से चौथे एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है, उसको हम लोग फाइनली डिस्कस करके और तब आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये भी एक टाइप है ऑफ क्वेश्चन है इनफैक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है। जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है वो तो मैं ऐसे ही लिख के छोड़ दूंगा, वो आपको करना है। यहाँ से आपको मेथड सीखना है, तो उससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यहाँ है कि नॉर्मली हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो शुरू में मैंने बताया था, उसी को समझते हैं। लेकिन यहां हमने बोला है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज आप मानिए और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करिए किसका, मास का, एनर्जी का, प्रेशर का। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको लेना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को। तो एक तो है कि गुणा गणित करके, जुगाड़ लगा के और कोशिश करेंगे कि मास ला दें, एनर्जी ला दें, प्रेशर ला दें। इस क्वेश्चन में तो आप कर सकते हैं, कर पाएंगे इनफैक्ट, अगर कोशिश करेंगे तो। लेकिन बाकी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए कि हम डायरेक्टली गुणा गणित करके और डिराइव कर दें फॉर्मूला। उसके लिए जो मेथड मैं बता रहा हूं वो मेथड ही काम आएगा, आपके काम का वही मेथड है। वो मेथड क्या है? तो मेथड ये है कि मान लो मास का, मैं सिर्फ मास का बता रहा हूं, या फिर आप बोलो तो प्रेशर का बता देता हूं। चलो प्रेशर का बता दे रहा हूं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअल डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स बाय क्या होता है, एरिया। तो फोर्स बाय एरिया, तो ये होता है m L-1 T-2। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में होता है। अब प्रेशर को किसके टर्म्स में लिखना है भाई? तो प्रेशर को का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है किसके टर्म्स में? F के टर्म्स में, V के टर्म्स में, T के टर्म्स में। तो F का पावर x मान लिए, V का पावर y मान लिए, T का पावर z मान लिए। अरे हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का डेराइव करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, एकदम सेम वही तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं। तो यहां प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता है क्या है, ML-1 T-2। फोर्स का ML-T-2 का पावर x, वेलोसिटी का LT-1 का पावर y, और टाइम का तो t का पावर z। अब सबके पावर को एक साथ लिखेंगे, जैसे m का पावर एक साथ, l का पावर एक साथ और t का पावर एक साथ। और इधर हमें पता ही है m का पावर 1 है, l का पावर -1 है, t का पावर -2 है, और इक्वेट करके इक्वेशंस लिख के x y z निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, m का पावर क्या है तो x है, l का पावर अगर लिखें बेटा तो l का पावर x भी है, l का पावर y, तो ये जुड़ जाएगा और कोई पावर नहीं है। t का पावर अगर हम देखें तो -2x है, फिर -y है और फिर +z है। तो ये हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे। अब LHS और RHS के सेम डायमेंशंस अगर हैं, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो इनके डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग डायमेंशंस, तो x बराबर क्या आ गया 1। अच्छा भाई, x प्लस वाई बराबर क्या है भाई -1। तो x बराबर अगर 1 है तो y बराबर -2 आ जाएगा। सिमिलरली -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है तो -2 है। तो ये -2x मतलब -2 हो जाएगा। -y का मतलब माइनस ऑफ -2, करेक्ट। एंड प्लस जेड बराबर क्या है -2, तो -2 को पहले ये कैंसिल ही कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू
-2 रहेगा। तो जानते हो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है प्रेशर के लिए, तो प्रेशर का जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो F का पावर कितना 1, V का पावर कितना होगा भाई, तो V का पावर -2 और T का पावर क्या होगा, तो T का पावर भी -2। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो MLT के टर्म्स में, तो वो इतना आना चाहिए। तो हम ये चेक कर पाएंगे कि वो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखा है वो सही है या गलत। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप किसका, एनर्जी का और मास का सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जो कि जेई में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, तो ये है कि G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H एंड स्पीड ऑफ लाइट C को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह ट्रीट करेंगे, इन 3 क्वांटिटीज को, और हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। किसका, तो मास का, लेकिन किसके टर्म्स में, तो G, H और C के टर्म्स में। आप बोलेंगे मास ही फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा एजम्पशन लिया गया है कि G, H, C फंडामेंटल क्वांटिटी है और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। उसी तरीके से लेंथ का, टाइम का, फोर्स का, बिल्कुल वही मेथड आप यूज करेंगे जो कि यहाँ के लिए हमने यूज किया था। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा कैलकुलेशन में इनफैक्ट, बाकी कंसेप्ट में एज सच वैसा मेहनत नहीं है, एकदम सेम कंसेप्ट दोनों में यूज करना है। सो होप आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। और इस तरह से ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर इस लेक्चर में हम लोग फिनिश कर पाए। नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट द अनदर टॉपिक। थैंक यू।